नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फ्यूचर रैंकर्स में। बताओ क्या हाल चाल है, आप लोग कैसे हैं? आप लोग मस्त हैं, एकदम पढ़ाई के लिए बेताब हैं। तो चलो हम लोग क्लास को स्टार्ट करता हूं। हमने अभी तक आपको संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, रासायनिक अपक्रिया के प्रकार में पढ़ाया। वियोजन अपक्रिया के टाइप्स भी हमने कंप्लीट करवा दिया था। और आज हम लोग बात करेंगे विस्थापन अपक्रिया की, जो आप देख ही रहे हैं हेडिंग। तो विस्थापन अपक्रिया होती क्या है आपको ये बताता हूँ पहले, फिर उसके बाद जो इसकी परिभाषा भी हम लोग लिख देंगे और आप खुद भी लिख देंगे। तो जैसे आपको बता दूं, एक ए बी है प्लस एक क्या है सी है। एक ए बी है, एक प्लस आपका क्या है सी है। ए बी और सी है, ये अपक्रिया करके क्या बनाते हैं पता है? इसमें विस्थापन अपक्रिया में एक को हटा देते हैं, उसके दर पर दूसरे को ला देते हैं। ए बी है, एक सी है। यहां से क्या होगा, ए जो है बी को छोड़कर सी के साथ चला जाएगा। ए के साथ, ए को छोड़कर सी के साथ शिफ्ट हो जाएगा और बी को कहेगा जाओ भैया तेरा काम हो गया, जो आज के समय में लड़कियां कर रही हैं। ए बी जो है वो सी को लेकर शिफ्ट हो जाता है। बी जो है वो आज जो के लड़के लौंडे बनकर टहल रहे ना, उस तरह टहलते रहते हैं और टहलेंगे। अगर कोई भी बाबू सोना के चक्कर में पड़ेगा इसी तरह टहलेगा। तो क्या होता है, ए बी जो होता है प्लस का सी होता है। यहाँ से ए सी मिल जाते हैं, मित्रता हो जाती है और बी आज के लौंडों की तरह टहलते हैं। तो चलो ठीक है, तो अब आप लोग खुद ही डिफिनेशन बना लेंगे या बनवा दें? चलो बनवा ही देता हूं। तो इसमें हमको लिखना है इस प्रकार की अभिक्रिया में ज्यादा क्रियाशील वाले तत्व या ज्यादा क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देते हैं। कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देते हैं या हटा देते हैं। यहाँ पर हम हटा भी यूज करेंगे और यहाँ पर क्या करते हैं, विस्थापित कर देते हैं। विस्थापित कर देते हैं, कर देते हैं, कर देते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया में ज्यादा क्रियाशील वाले यानी ज्यादा पैसों वाले दूसरे कम क्रियाशील तत्वों को हटा देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। अगर आपको एग्जाम्पल की बात मैं करूं और एग्जाम्पल बताऊं तो आप लोग कौन सा एग्जाम्पल लोगे ये आपको बता देता हूं। एग्जाम्पल में आपका ये हो जाता है, एग्जाम्पल देखो CuSO4 कॉपर सल्फेट Fe के साथ अभिक्रिया करता है और ये भाई साहब जो है इसके साथ जुड़ जाते हैं, मित्रता कर देते हैं, FeSO4 बनाते हैं और कॉपर को अलग भगा देते हैं। कॉपर को अलग भगा देते हैं। उसी तरह AgNO3 भी है आपका, AgNO3 है प्लस Cu के साथ अभिक्रिया करेगा। Cu क्या वो करेगा, NO3 को लेकर निकल जाएगा, CuNO3 हो जाता है। Ag टहलने लगता है, घूमने लगता है। Ag क्या करता है, टहलने लगता है, घूमने लगता है। फिर उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर आप एक बात सोचिए कि ये क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील है, ये पता कैसे लगेगा? उसके लिए एक सारणी होती है, कहो तो लिखवा दो या आपको टेलीग्राम पर दे देंगे।
तो चलो लिखवा ही देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लिखवा देता हूँ, पर ये आप अपने नोट्स में लिख लेना। क्या लिखवाएंगे हम लोग? रीएक्टिवेट एक्टिवेट सीरीज यानी क्रियाशीलता का, यहाँ पर क्रियाशीलता क्रम कैसे कैसे होता है। पहले आपका पोटेशियम हो जाता है, जिसे K से प्रदर्शित करते हैं, क्या है? पोटेशियम है, पोटेशियम हो जाता है, जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं? K से प्रदर्शित करते हैं। फिर उसके बाद आपका सोडियम हो जाता है, जिसे A से प्रदर्शित करते हैं, क्या कहा जाता है? ये सोडियम। फिर आपका कैल्शियम हो जाता है, C A से प्रदर्शित करते हैं, क्या है ये? कैल्शियम है। कैल्शियम हो जाता है, जिसे Ca से प्रदर्शित करते हैं, और सोडियम हो जाता है Na से प्रदर्शित करते हैं। Mg से किसको प्रदर्शित करते हैं? मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम हो जाता है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। फिर उसके बाद आपका एल्युमिनियम आ जाता है, जिसे Al से प्रदर्शित करते हैं, क्या कहा जाता है? ये एल्यूमिनियम। फिर आपका कार्बन आ जाता है, C, कार्बन आ जाता है। ये क्रियाशीलता के क्रम है, ये क्या है? क्रियाशीलता के क्रम है। फिर आपका जिंक आ जाता है, Zn, क्या है ये? जिंक है। Fe, आयरन हो जाता है आपका, क्या है? आयरन है। जिंक हो गया, आयरन हो गया, Fe आयरन। अब उसके बाद इसके नीचे से यहाँ से शुरू हो जाएगा, ठीक। टीन आपका हो जाता है, क्या हो जाता है? टीन हो जाता है। टीन को किससे प्रदर्शित करते हैं? Sn से, Sn से किसको? टीन हो जाता है आपका। फिर उसके बाद आपका Pb हो जाता है, यानी कि ये क्या है? लेड हो जाता है आपका, Pb आपका लेड हो जाता है। फिर हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर। हाइड्रोजन H से हाइड्रोजन हो जाता है। हाइड्रोजन के बाद आपका क्या होता है? कॉपर हो जाता है, सिल्वर हो जाता है। हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर। हाइड्रोजन, कॉपर, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर को Ag से प्रदर्शित करते हैं, क्या हो जाता है? सिल्वर हो जाता है। Au, गोल्ड हो जाता है, सोना हो जाता है, गोल्ड। क्या हो ये? गोल्ड हो जाता है। फिर आपका हो जाता है Pt, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लेटिनम कहते हैं। Pt, प्लेटिनियम, प्लेटिनियम बोलते हैं, प्लेटिनम। और यार फिर प्लेटिनियम क्या हो जाता है? प्लेटिनम हो जाता है। हाँ, एक बात और याद रखना कि पोटेशियम जो पहला है, यहाँ पर आपको लिख दे रहा है, जब जितना ही आप नीचे आओगे उतना क्रियाशीलता क्या होगी? कम होगी। ऊपर रहोगे ज्यादा क्रियाशीलता रहेगी, ज्यादा क्रियाशीलता रहती है। कम नीचे आओगे, एकदम यहाँ पर आ जाओगे,
क्या होगा, नीचे क्या होगा, कम क्रियाशीलता होगी, कम क्रियाशीलता होगी। देखो क्या होता है, एक बार फिर से याद कर लेना कि पोटेशियम Na, सोडियम Ca, कैल्शियम Mg, मैग्नीशियम Al, एल्युमिनियम जो सी, कार्बन Zn, जिंक Fe, आयरन। फिर उसके बाद आपका एसएन हो जाता है जिसे टिन कहते हैं, पीबी लेड हो जाता है, एच हाइड्रोजन, Cu कॉपर। फिर उसके बाद Ag आपका क्या हो जाता है, सिल्वर, Au गोल्ड और Pt प्लेटिनम हो जाता है। और मुझे कहाँ तक याद है, पीबी तक याद है, हाइड्रोजन, कॉपर, Ag, Au, इन सब में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है। तो एक बार आप जरूर देख लेना, Cu के बाद Ag आता है या Au आता है, जहाँ तक है कि सही है Ag आता है, पर आप लोग एक चक्कर मिला जरूर लेना। तो इतना हो गया, आप लोग याद रखना, ज्यादा क्रियाशीलता से जितना ही कम आओगे, जितना ही नीचे आओगे, उतना क्या होगा, कम क्रियाशील होंगे। तो इतना याद कर लेना। फिर उसके आगे हम लोग चलते हैं द्विविस्थापन अक्रिया में। द्विविस्थापन अक्रिया में क्या होता है, जहां जब एक यौगिक बनता था, अभी तक एक आता था, उसको हटाकर दूसरे स्थान में भेज देता, एक यौगिक बनता था। अब क्या होगा, उसमें आयनों का स्थानांतरण होगा और दो नए यौगिक बनेंगे। समझाता हूँ अभी, इसे इरेज करता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना या तो लिख लेना नोट्स में। क्या हम लोग हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। एक बात हमने भूल ही गया ना, विस्थापन अक्रिया को एकल विस्थापन भी कहते हैं। द्विविस्थापन अक्रिया को लिख लेना, नहीं तो क्या होगा कि कभी कभी एकल विस्थापन दे देता है तो भूल जाते हैं लोग, क्योंकि ये द्विविस्थापन है, वो यह एकल विस्थापन है। विस्थापन अक्रिया को क्या बोलते हैं, एकल विस्थापन अक्रिया भी बोलते हैं, एकल विस्थापन अक्रिया भी बोलते हैं, किसको, विस्थापन अक्रिया को। इतना याद रखना, और यही आपको जरूरी है, क्योंकि कहीं कहीं पर दे देते हैं एग्जाम में फंसाने के लिए एकल विस्थापन अक्रिया। द्विविस्थापन अक्रिया में क्या होता है, इसमें हमने बताया आपको कि आयनों का स्थानांतरण होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया में इस प्रकार की अभिक्रिया में दो यौगिकों के बीच क्या होता है, दो यौगिकों के बीच आयनों का स्थानांतरण होता है, जिसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जिसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं या कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया जो होती है उसमें क्या होता है, आयनों का स्थानांतरण होता है।
अभी मैं समझाता हूँ कैसे क्या होता है। जैसे एग्जांपल ले लो, HCl हो गया आपका प्लस NO NaOH हो गया। तो H क्या होता है, प्लस होता है, प्लस आयन होता है। Cl पे क्या होता है, माइनस होता है, निगेटिव होता है। और यहाँ पर Na क्या होता है, प्लस होता है, OH क्या होता है, निगेटिव होता है। इतना हो गया, आपको समझ में आया। जो H होता है आपका प्लस होता है, Cl जो होता है निगेटिव होता है। उसी तरह आपका NaOH में Na प्लस होता है और OH क्या होता है, निगेटिव होता है। अब क्या होगा, जो प्लस वाला है वो माइनस के साथ निकल जाएगा और जो प्लस वाला है वो क्या होगा, वो भी माइनस के साथ निकल जाएगा। यहाँ से क्या होता है, Na और Cl निकल गए और यहाँ पर आकर क्या बना लिया, NaCl प्लस H, एक H यहाँ पर, एक OH यहाँ पर। H और OH मिलकर क्या बनाते हैं, H और OH मिलकर क्या बनाते हैं, H2O बना लेते हैं, H2O बना लेते हैं। इतना आपको समझ में आया कि क्या होता है, Na जो होता है वो Cl को लेकर निकल जाता है, जिससे NaCl बनता है और H OH को लेकर निकल जाता है, जिससे H2O जल बन जाता है। NaCl साधारण नमक होता है, आपको पता होना चाहिए, सोडियम क्लोराइड। इतना हो गया। अब हम लोग चलते हैं और जो हमारी प्रक्रिया है ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा अवशोषी, इन सब पर चर्चा करेंगे। तो चलो बताता हूँ। NaOH, H2O, NaOH। अब कौन सी अक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अक्रिया। क्षेपी का मतलब क्या होता है पता है, निकलना। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है, निकलना। नाम से ही अक्रिया का काम पता चल जाता है। ऊष्माक्षेपी अक्रिया, क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, किसे कहते हैं, पहले ये समझाता हूँ। ऊष्माक्षेपी को क्या बोलते हैं पता है, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस तरह की अभिक्रिया में, इस तरह की अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्मा बाहर निकलती है, बाहर निकलती है। कोई पूछेगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, प्रश्न आपके एग्जाम में कैसे बनते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या बाहर निकलता है, ऊष्मा, जल, इस तरह चार ऑप्शन दे देंगे। ऊष्मा याद रखना आप लोग। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, CaO प्लस का H2O। CaO क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, ये बिना बुझा चूना है, जिसमें हम लोग जल मिलाते हैं तो क्या होता है, जब आप लोग जल मिलाओगे तो क्या होगा, CaOH का टॉइड हो जाएगा बुझा चूना। इसे ही डिस्टम्पर भी कहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, डिस्टम्पर कहते हैं, बुझा चूना का पानी। इतना याद रखना। फिर उसके बाद आपका आ जाता है एक और अच्छी अभिक्रिया, क्या, ऊष्मा शोषी।
उष्माशोषी के नाम से ही आपको जो बता दूं, आप इसका काम समझ लिए होंगे। जहां पर उष्माक्षेपी रहे वहां पर बाहर निकलता है, और जहां पर उष्माशोषी रहता है वहां पर वो खुद ही अपक्रिया के लिए ले लेता है। ये क्या है, एक्सोथर्मिक था। और ये वाला क्या है, ये एंडोथर्मिक होता है। ENDOTHERMI के एंडोथर्मिक रिएक्शन इतना आप लोग समझना। इंडो उष्माशोषी अपक्रिया जो होती है, यहाँ पर इसको हटाओ तो बोझा चुनना। उष्माशोषी अपक्रिया जो होती है, इसमें क्या होता है, इस तरह की अभिक्रिया में उष्मा का को क्या होता है, उष्मा को अवशोषित करता है, ग्रहण करती है। अवशोषित और उष्मा को ग्रहण करती है, इसे मत लिखो यार, उष्मा को ग्रहण करती है, या जो लिख रहे थे हम, अवशोषित करता है, अवशोषित करता है। हमने क्या कहा, इस तरह की अपक्रिया में उष्मा को ग्रहण करती है या अवशोषित करती है। ग्रहण करती है भी लिख सकते हो, या अवशोषित करता है ये भी लिख सकते हो। दोनों क्या है, एकदम सही है। ये कौन कौन सी हो जाती है क्रिया, नाम भी याद कर लो एक दो के। एग्जाम्पल में आपका पहली बात तो प्रकाश संश्लेषण ले लीजिए। क्या हो जाता है, प्रकाश संश्लेषण। दूसरा आपका हो जाता है बर्फ का पिघलना। अगर आपका बर्फ जो होती है उसमें उष्मा को अवशोषित ना करे तो पिघलेगी नहीं, पिघलेगी, क्योंकि वो उसको टेम्परेचर जब तक बदलेगा नहीं, और टेम्परेचर बदलेगा और बढ़ेगा तभी क्या होगा, बर्फ पिघलना स्टार्ट होगी। वहां पर क्या होता है, उष्मा का अवशोषण होता है, वो अपने ग्रहण करती है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ कल की क्लास में। जय हिंद साथियों, जय भारत माता।